आज की क्लास में हम लोग हैलोएरीन की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग दो अभिक्रियाओं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि हैलोएरीन की रिएक्टिविटी हैलोएल्केन की अपेक्षा कम होती है और इसके मुख्य जो 5 कारण में से मैंने 2 कारण एनसीईआरटी से डिस्कस किया था। पहला कारण अनुनाद प्रभाव, इसमें हम आपको फिर से एक छोटा सा रिव्यू कर दे रहे हैं। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड अनुनाद के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रांग होता है और इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है। और संकरण में मैंने आपको बताया था कि संकरण हैलोएरीन में sp2 संकरण कार्बन होने की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की ओर अट्रैक्ट रहते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कार्बन उसे होल्ड करके रखता है, जिससे बॉन्ड छोटा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। तो दोनों ही बिंदुओं में एक ही समानता थी कि हैलोएरीन के कार्बन हैलोजन बॉन्ड छोटे होने के कारण स्ट्रांग होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। आज रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि हैलोएरीन की क्या रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यदि होगा तो किस कंडीशन में होता है। तो आप देखो, पहला अभिक्रिया है हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ये सिंपल अभिक्रिया है जिसमें आप छोटे प्रश्न आ सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं कि, तो इसमें आप सिंपल आप देखो कि Cl को हटाना है यहाँ पर। ठीक है, और Cl की जगह क्या लगाना है, OH लगाना है, OH। तो ये OH कहाँ से आएगा, तो सिंपल है, इसमें देखो NaOH ये अभिकर्मक होता है। ठीक है, तो NaOH क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन नाभिक रागी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन क्लोरीन को रिंग से प्रतिस्थापित कर देगा। तो सिंपल है कि आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिकर्मक 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटीएम प्रेशर लेना पड़ता है। ये आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसे हम ड्रेस्टिक कंडीशन कहते हैं। टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है। तो क्यों ऐसा किया गया है, या अभी जस्ट मैंने आप बताया था कि हैलोएरीन की रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग होता है और इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें रिएक्शन की जो कंडीशन है, ये आप देखो ड्रेस्टिक कंडीशन, इतना ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि अभिक्रिया की जो सक्रिय ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब आप दूसरा पॉइंट देखो, इसमें दूसरे स्टेप में H+ आयन लिया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर, जब OH आयन डायरेक्ट अटैक करेगा और Cl- बाहर हो सकता है तो डायरेक्ट फिनॉल बन जाना चाहिए, तो ये दूसरे स्टेप में H+ आयन क्यों लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आप समझेंगे कि जब पहले स्टेप में हाइड्रोक्साइड आयन Cl को रिप्लेस करता है तो आप देखो बनता तो फिनॉल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा समझना आपको, ये जो फिनॉल का H होता है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड के NaOH के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि फिनॉल का जो H है ये NaOH के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जस्ट लाइक उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि फिनॉल एक अम्लीय नेचर का होता है। इसलिए होता क्या है कि जब अभिक्रिया होती है तो लवण का फॉर्मेशन होता है, या हम ये कहें कि जो फिनॉल होता है वो अपने एनायन के रूप में एग्जिस्ट करता है सोडियम के साथ। ठीक है, और ये देखो ये लवण है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है। तो लवण को फिर से हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, इसका अम्लीकरण किया जाता है। ठीक है, इसका अम्लीकरण करेंगे अम्ल डाल के, तब वापस में फिनॉल मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि दूसरे स्टेप में जो H+ आयन लिया गया है, क्यों लिया गया है, क्योंकि फिनॉल अम्लीय होता है और पहले स्टेप में जो होता है वो फिनॉल का लवण प्राप्त होता है और उस लवण का अम्लीकरण किया करके हम फिनॉल प्राप्त करते हैं।
तो देखो आगे चलेंगे हम लोग कि हैलोएरिन की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या कोई ऐसा समूह जो हैलोएरिन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगने के बाद इसकी क्या क्रियाशीलता बढ़ सकती है। तो देखो आगे के जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अगर या नाइट्रो समूह अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो नाइट्रो समूह लगाने के बाद क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रो समूह लगाने से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया की दर बढ़ क्यों जाती है। तो इस पर हम बात करेंगे, इसका कारण क्या है। सबसे पहले आप लोग देखो कि किस तरह से हम पता चलता है कि क्रियाशीलता बढ़ती है। तो देखो ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, तो आप देखो ये पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो एक NO2 आपने लगाया, तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर जो पहले था 623 केल्विन, ठीक है, उससे टेम्परेचर बहुत कम हो गया और प्रेशर चला गया, प्रेशर है ही नहीं है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि आप इधर उतना जो रिएक्शन का कंडीशन है बहुत कम कर दिए। इसका दूसरे शब्दों में कहें कि जो अभिकारक है वो क्रियाशील हो गया है, ठीक है। तो आप ये देखो बैलेंसिंग फैक्टर है, अगर अभिकारक की क्रियाशीलता बढ़ती है तो यहाँ जो कंडीशन होते हैं, जो रिएक्शन कंडीशन होता है उसको डाउन किया जाता है या वो डाउन कंडीशन में हो सकता है। क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखो कंपेयर स्टडी में 2 NO2 अगर आप लगाते हो तो 2 NO2 लगाने से क्या होगा, इसकी क्रियाशीलता और बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है। ये मैंने पहले वाले में पैरा पे लगाया, अब यहाँ आर्थो पे लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो 2 NO2 लगाने पर क्रियाशीलता और बढ़ गई। कैसे पता चल रहा है, आप देखो टेम्परेचर और डाउन हो गया 368 केल्विन। तो जितना रिएक्शन कंडीशन डाउन होगा उतना ही इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसकी पुष्टि होती है, ठीक है। तो आप देखो थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, यदि हम 3 NO2 लगा देते हैं, आप देखो 2 आर्थो पर 3 पैरा पे, तो देखो यहाँ पर कंडीशन एकदम हट गया है। देयर इज़ नो टेम्परेचर नो प्रेशर, ओनली हीटिंग या यू कैन से बॉइल्ड विथ वाटर। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देख रहे हैं, सिर्फ वाटर्स के साथ बॉइल्ड करने पर यहाँ पर क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह जो तीसरा वाला है जिसमें 3 NO2 लगे हैं, ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, वो सबसे अधिक रिएक्टिव है। तो इस जो प्रयोग जो कंडीशनल आप देख रहे हो ये तीनों अभिक्रियाओं को, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन क्लोरोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आप नंबर 1 पर इसको रखोगे। नंबर 2 पे आप देखो जिसमें 2 NO2 है ये उससे ज़्यादा, उससे नंबर 2 पे आएगा। और सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव है जिसमें 1 NO2 लगा हुआ है। आज समझ में आ गई। तो अब आप नीचे आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि क्या मेटा पोजीशन पे, और ये याद रखना होगा आपको कि आर्थो पैरा और मेटा 3 पोजीशन होती है जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया। ये पोजीशन देखो, ये क्लोरीन के जस्ट बगल वाले जो दोनों पोजीशन होते हैं एडजेसेंट, ये आर्थो पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ सामने जो लगा हुआ है क्लोरीन के ठीक सामने ये पैरा है। और जो तीसरे जो एटम्स होते हैं, तीसरे कार्बन जो होता है हैलोजन से, उसको हम मेटा कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो मेटा पर NO2 ग्रुप की बात नहीं की गई है। तो यह भी बात एक क्वेश्चन होता है कि मेटा पर क्या NO2 ग्रुप लगने से क्रियाशीलता नहीं बढ़ती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग नीचे देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि होता क्या है कि जब नाइट्रो समूह लग जाता है तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ कैसे जाती है। सबसे पहले इस बात को हम लोग समझेंगे। तो आप सबसे इस रिएक्शन को ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। रिएक्शन मैकेनिज़्म कहते हैं क्रियाविधि रिएक्शन की। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग अपना इस्तेमाल करिएगा। देखिए, जब हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन पे अटैक करता है जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटने से यहाँ आप देखो इस कार्बन पे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है माइनस चार्ज आता है, ठीक है, माइनस चार्ज।
और यहाँ पर आप देखो जहाँ Cl है यहाँ OH लग जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक संरचना आपको मिलेगी और ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है, क्योंकि देखो रिंग सिस्टम होता है और रिंग सिस्टम स्टेबल होता है बेंजीन का, जो एरोमेटिक सेक्सटेट कहते हैं उसको। और देखो यहाँ पर ये पहली संरचना जो आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और यह एक मध्यवर्ती होता है, इसको हम मध्यवर्ती कहते हैं। और ये सभी कार्बन आयन जो आप देख रहे हो, पहला ये कार्बन आयन आप देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कहने का मतलब इसमें अनुनादी संरचनाएं होती हैं। तो हर एक जो आप देखो कार्बन पे जो माइनस चार्ज है वो अनुनाद के द्वारा डिस्पर्स हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो देखो डीलोकलाइज्ड होकर वो 3 जगह, या कह सकते हो 3 कार्बन पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, आप देखो अभी हम इसका तीनों का नाम बोल रहे हैं। ये आर्थो पोजीशन पे माइनस है, पैरा पोजीशन पे माइनस है और आर्थो पोजीशन पे माइनस है। तो आप समझ रहे होंगे कि जब न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है क्लोरोबेंजीन पे तो कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है और वह कार्बन आयन इंटरमीडिएट रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है, मतलब उसमें अनुनादी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और यह अनुनादी संरचनाओं में जो ऋण चार्ज होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं और अब यहाँ देखो ये जो तीनों संरचनाएं, क्योंकि अनुनादी संरचनाएं ये काल्पनिक संरचनाएं होती हैं, इन तीनों का एक हाइब्रिड होगा या कह सकते हो कि इंटरमीडिएट होता है। जो ये नेक्स्ट संरचना आप देख रहे हो इसको हम अनुनादी संकर कहते हैं, जिसमें ये डॉटेड जो लाइन दिखाई दे रही है वो ये बता रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड है हर एक कार्बन पे, जहाँ तक डॉटेड दिखाई दे रहा है। और लास्ट स्टेप में होता क्या है कि आप जो देख रहे हो लास्ट स्टेप में क्लोराइड आयन बाहर चला जाता है, देख रहे हो यहाँ पे क्लोराइड आयन बाहर चला जाता है। और ये लास्ट जो सेकेंड स्टेप होता है ये फास्ट होता है। तो कुल मिला के जो बातें हो रही हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है जो अनुनादी रूप से स्टेबलाइज्ड है, और कार्बन आयन के जो माइनस चार्ज होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे रहते हैं। और द्वितीय चरण में क्लोराइड आयन जो होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है और उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। यह सेम सिचुएशन आप आर्थो हेलो डेरिवेटिव पे भी लगा सकते हैं। देखो आर्थो पर अगर नाइट्रो सिस्टम लगा हुआ है तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सिर्फ जो आप यहाँ पैरा पे लगा रहे थे यहाँ पर आप आर्थो पे लगा रहे हो। तो जो स्टोरी बनती है दैट इज़ जो मैंने ऊपर बताया कि माइनस चार्ज कहाँ कहाँ रहेंगे, वो माइनस चार्ज देखो यहाँ भी देख लो आर्थो, ठीक है, यहाँ भी है आर्थो और ये देखो पैरा। तो दोनों सिचुएशन में आप देखें कि जब पैरा सिस्टम होता है तो भी आप कार्बन आयन के माइनस चार्ज 2 आर्थो पोजीशन है, एक पैरा पे है, और आर्थो अगर आर्थो सिस्टम है जिस पे नाइट्रो समूह आर्थो पे लगा है उसमें भी सेम सिचुएशन है कि माइनस चार्ज कहाँ लगा है, 2 आर्थो और 1 पैरा पे लगा है, ठीक है। और बाद में जो है आप देखो Cl का जो है प्रतिस्थापन हो जाता है और प्रोडक्ट जो है आर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। लेकिन जब आप देखो ये सिस्टम, सबसे पहले ये समझना है कि क्लोरोबेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों हो गई थी, ठीक है ना। देखो क्लोरोबेंजीन में ये जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसमें मैं सर्किल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, जो मिडिल स्ट्रक्चर है जैसे दैट इज टारगेट स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं। ये जो कार्बन आयन आप देख रहे हो क्लोरोबेंजीन में जो सिस्टम होता है उसकी अपेक्षा जब नाइट्रो समूह लगाकर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये नाइट्रो समूह कार्बन आयन को स्टेबलाइज्ड करता है। तो नाइट्रो समूह के पास -I इफेक्ट भी होता है और -R इफेक्ट होता है। तो यहाँ ध्यान समझने वाली बात है कि नाइट्रो समूह इस संरचना में कार्बन आयन को स्थायित्व प्रदान करता है, किस इफेक्ट से, -I पीरियडिक प्रभाव और -R, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको समझना कि दोनों ये जो प्रभाव होते हैं -I और -R दोनों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रो समूह क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से जहाँ माइनस है और उस पर उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से
स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो लेसर द चार्ज, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे आप लोग, लेसर द चार्ज ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो आप ये कह सकते हो एक लाइन में कि नाइट्रो समूह कार्बन आयन मध्यवर्ती को स्टेबलाइज्ड करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। किस इफेक्ट से? -I और -R इफेक्ट से। उससे क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक है, या वह जो अभिकारक होता है वो अधिक क्रियाशील हो जाता है। बात समझ में आई? इसी सेम आंसर आप, सेम जो लॉजिक है वो आप आर्थो सिस्टम पे लगा सकते हैं। जब नाइट्रो समूह आर्थो पे लगा दे, देखो आर्थो पे आप कह सकते हो ये टारगेट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस चार्ज लगा हुआ है, इस NO2 को ध्यान से देखिए, यहाँ सेम -I और -R प्रभाव से अगेन फिर ये कार्बन आयन जो होता है वो नाइट्रो समूह द्वारा स्थायित्व प्रदान कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब तीसरा अब बात करते हैं हम लोग मेटा सिस्टम में, तो मेटा आइसोमर में आप देखो ये जो नाइट्रो समूह लगा हुआ है वहाँ ये आप देखो इस सही अनुनादी संरचनाओं में कि नाइट्रो समूह जिस कार्बन पे लगा हुआ है वहाँ माइनस चार्ज नहीं है, या हम ये कहें कि नाइट्रो समूह के लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन, क्लियर। इसलिए नाइट्रो समूह के लगने से मेटा पर हैलो जो सिस्टम होता है, क्लोरोबेंजीन होता है, उसकी क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आप समझ गए होंगे कि जो मैंने अभी भी जस्ट आपसे बात किया है कि पहली बात कि नाइट्रो समूह लगने से आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। सेकंड बात मैंने आपको बताया कि मेटा पोजीशन पे NO2 के लगने से, ठीक है, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करता है, मतलब न वहाँ पर रेजोनेंस इफ़ेक्ट नहीं शो करता है, या हम ये कहें कि वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज वहाँ नहीं कर पाता है, ठीक है। देखो इस तरह से आप ये क्वेश्चन NCERT ने यहाँ पे बनाया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। क्या आप विचार कर सकते हैं कि NO2 समूह आर्थो तथा पैरा स्थिति पर ही क्यों दर्शाता है अपना प्रभाव, मेटा पर क्यों नहीं दर्शाता है? तो अभी भी जस्ट हमने आपको डिस्कस किया है, इसको आप लोग कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा इसका नाम है, इलेक्ट्रॉन के साथ जो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होने वाला है हेलोबेंजीन पे। और इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करने वाला, इसके ठीक पहले आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कह सकते हो जस्ट अपोजिट ये रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला आक्रमण करेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन जब लेने वाला क्लोरोबेंजीन पे आक्रमण करेगा तो वह किस स्थान पर जाएगा? कहने का मतलब दो आर्थो पोजीशन होते हैं, ठीक है, एक पैरा और दो मेटा, कहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा? तो सिंपल आंसर है जहाँ उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी। तो इस ये कैसे पता चलेगा? ये आपको अनुनाद द्वारा पता चलेगा। तो अगर आप ये समझ सकते हो बहुत अच्छे से, यदि आप अनुनादी संरचना बना रहे हो तो देखो यहाँ पे अनुनादी संरचना बनाने से इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पर जाकर जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये लोन पेयर घुमाना है, जैसे ही आप रेजोनेंस इफेक्ट इस्तेमाल करोगे +R इफेक्ट, हैलोजन का लोन पेयर घूमेगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि एक लोन पेयर आप घुमाए हो तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और ये माइनस चार्ज फिर क्या करेगा? पूरे रिंग पर घूम जाएगा। देखो यहाँ आ गया माइनस चार्ज, फिर ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया और लास्ट में यहाँ आ गया। तो आपको आप समझ में आ गया होगा कि माइनस चार्ज कहाँ कहाँ गए। माइनस देखो आर्थो पे गया, पैरा पे गया और आर्थो पे गया, और आने वाला कौन है?
आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा फिर? निश्चित है जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा। तो कौन सा स्थान है? आर्थो और पैरा स्थान है। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन पर किस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करते हैं? तो इसका आंसर है आर्थो एंड पैरा। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे? क्योंकि रेजोनेंस के कारण, ठीक है, हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डिलोकलाइज करता है रिंग पर, जिससे आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं वो आर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होते हैं। मीन्स आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजते हैं, निर्देश देते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक छोटा सा जो बहुत ही कह सकते हो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हैलोजन हम जानते हैं कि ग्रुप नंबर 17 का सबसे अपने समूहों में, अपने आवर्त में सबसे छोटा परमाणु होता है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और वो ऑर्गेनिक में जिसको हम -I प्रभाव कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप किसी सिस्टम में ऐसे समूह को लगाए हो बेंजीन पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, या हम कहें जिस पर -I प्रभाव ज़्यादा है, तो एक नेचर होता है ऐसे समूहों का कि वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं -I इफ़ेक्ट से। रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता हो रहा है कि अगर ये ऊपर की ओर खींचेगा -I प्रभाव से, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है। और ये आप समझिए, हम तुलनात्मक बात कर रहे हैं बेंजीन से। जैसे बेंजीन में कोई नहीं है, ठीक है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी है होगी उतनी क्लोरोबेंजीन में बेंजीन पर नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि हैलोजन के द्वारा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैलोजन डीएक्टिवेट करता है रिंग को, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो दर होती है वो बेंजीन की अपेक्षा कम होती है क्लोरोबेंजीन में। ठीक है, इसको और अच्छे समझेंगे हम लोग आगे। पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये देखो, पहला उदाहरण है हैलोजनन, जिसको समझना बहुत सरल है। हैलोजन आपको लगाना है, ठीक है, हैलोजिनेशन। उसके लिए आपको सिंपल क्लोरीन लेनी है, और यह आपको एक लुईस अम्ल लेना है, निर्जल फेरिक क्लोराइड। ठीक है, इसका सिर्फ काम यही होता है, इलेक्ट्रोफाइल को बनवाएगा। मीन्स Cl को, जो Cl2 होता है, इसको Cl+ के रूप में चेंज करने के लिए। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जब बन जाएगा तो कहाँ आक्रमण करेगा? जैसा मैंने आपको बताया, आर्थो और पैरा पे। तो देखो, एक बार पैरा पे लगा देना है और एक बार आर्थो पे लगाओगे। दोनों का नाम बहुत सरल है, नंबरिंग यहाँ से कर लो, 1 2 3 4। तो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें ये समझना है कि ये मुख्य क्यों लिख रहा है। मुख्य इसलिए कह रहा है कि जो पैरा होते हैं, क्योंकि ये दूर दूर होते हैं, ठीक है, वो 180 डिग्री अपार्ट, इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए स्टेबल होता है, या कहो ज़्यादा बनता है। इसलिए मोस्टली जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो अधिक मात्रा में बनते हैं अभिक्रिया में। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोकरण, मतलब ये नाम से पता चल जाता है NO2 समूह ले आना है। तो आपको NO2 लाने के लिए आपको ये NO2+ दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रागी बनाना होगा। ये कैसे बनेंगे? तो ये याद रखना होगा कि जब हम नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया मिक्सचर लेते हैं, तब NO2+ उस मिक्सचर में बनता है। ठीक है ना। और वो NO2+ कहाँ जाएगा? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो देखो, आर्थो पे आप जोड़ दो एक बार NO2 और पैरा पोजीशन पे लगा दो। ठीक है, नाम क्या होगा? नंबरिंग आप कर लो अल्फ़ाबेटिकल, क्योंकि C जो होता है अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। यहाँ भी देखो 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। तो ये आप समझ गए होंगे, नाइट्रेशन में NO2 समूह का एंट्री होती है और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आप देखो, सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन भी बहुत ही सरल होता है। इसमें SO3 जो समूह होता है, SO3H, ठीक है, ये समूह की एंट्री होती है। उसके लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो SO3H को आपको लगाना एक आर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि पैरा मुख्य प्रोडक्ट है, देखिए मुख्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट होगा कि SO3H जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप। इसकी जो प्राथमिकता नंबरिंग करते समय नंबर 1 देंगे इसको, वरीयता सारणी में इसको 1 नंबर पे रखा गया है, तो इसलिए इसका नाम देखो यहाँ पे 2-क्लोरो सल्फोनिक अम्ल बोला जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसी तरह यहाँ भी देख सकते हो 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये। इसमें आप जैसे फ्रीडल का नाम लेना है तो देखो मेथिल समूह याद रखना, मेथिल समूह की एंट्री होती है। ठीक है, वो भी मेथिल समूह कैसे हटेगा निकलेगा, उसके लिए ये AlCl3 जो होता है लिया जाता है, जिसको लुईस अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो लुईस अम्ल क्या करता है, मेथिल क्लोराइड से मेथिल को अलग करेगा और वो मेथिल आर्थो पे जुड़ेगा और कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। ठीक है, नाम बहुत सरल है, आप यहाँ से फिर से अल्फ़ाबेटिकल ले लेना। मेथिल में यम आता है, क्लोरो में C आता है, इसलिए इसको 1 नंबर पे लेंगे। 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट आप समझिएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट में 2 तरह की अभिक्रिया है। एक एल्काइलेशन है जिसमें मेथिल आता है एल्किल समूह, और एक होता है एसाइलेशन। ये देखो CH, ये जितना समूह मैंने सर्किल किया इसको एसाइल समूह कहते हैं। ठीक है, CH3CO, CH3CO, इसको एसाइल समूह कहते हैं। तो एसाइल समूह देने वाले को एसलाइटिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये एसिटिल क्लोराइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह एसिटिक एनहाइड्राइड भी होते हैं, वो भी एसाइल ग्रुप प्रोवाइडर है। लेकिन यहाँ पर आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इसको याद रखेंगे, ये जो Cl होता है ये तोड़ दिया जाएगा निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड द्वारा, और ये जो ग्रुप है एसाइल समूह उसको आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आपको लगाना है। लगाते समय क्या ध्यान देना है, जो बांड जहाँ से आप ब्रेक करोगे, ठीक है, वो कार्बन आपको यहाँ रिंग में लगाना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें 2 प्रकार के जो प्रोडक्ट शुरू से बन रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो ये याद रखना है, एसिटोफिनोन इसकी पहचान होती है, और 2 नंबर पे क्योंकि ये Cl लगा है इस ग्रुप की अपेक्षा, इसलिए इसको 2-क्लोरो एसिटोफिनोन कहते हैं, इसको 4-क्लोरो एसिटोफिनोन कहते हैं। तो आप लोगों ने आज क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं में मैंने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। इसके अलावा एक और प्रश्न आप देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपने नयक समूह है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग समूह है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो पैरा निर्देशक क्यों है? क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं, तो ये जनरल समूह कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग समूह होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग समूह होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग समूह होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक उल्टा कंडीशन है, एक कह सकते हो कि एक अपोजिट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ठीक है, फिर भी आर्थो पैरा निर्देशक है, क्यों, ये पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें एक चीज़ समझना होगा आपको कि हालांकि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग समूह होता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोन पेयर है रिंग का, जिसके कारण यह प्लस आर इफेक्ट दे रहा था, ठीक, आपको मैंने पहले ही बताया था, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे जा रहा था। ठीक है ना। और उसमें आप देखोगे कि जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो अटैक करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल का आप देखो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोफाइल आप आर्थो पोजीशन पे जब जोड़ोगे, ठीक है, तो बगल में जो जहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ये रूल होता है, उसके जस्ट बगल में वह आवेश लिखोगे जो आ रहा है। देखो ये प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस आप लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आर्थो दिखा रहा है जोड़ के, और यहाँ देखो पैरा पे जो है इलेक्ट्रोफाइल को ले जाया गया है।
तो आप इससे समझ क्या रहे हो, देखो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर लगा के आपको दिखाई दे रहा है कि Cl जब ये माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बोकैटायन जो प्लस देख रहे हो इसकी चार्ज जो है बढ़ जाएगी। तो आवेश जब बढ़ता है तो वह मध्यवर्ती जो कार्बोकैटायन है वो डिस्टेबलाइज्ड होगा या अनस्टेबल हो जाता है। तो पीरियडिक जो माइनस आई इफेक्ट है वो कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज्ड करता है, और यही कारण है जो हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम को डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि क्रियाशीलता को कम करता है। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो रही है किसी वजह से तो वो रिएक्शन आगे फिर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी स्थिति आप देखो कि रेजोनेंस क्या करता है, कि रेजोनेंस जो होता है वो हम जैसा मैंने आपको बताया था वो स्टेबलाइज्ड करता है, इलेक्ट्रॉन देकर वो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर लेता है अपने ऊपर और ये स्टेबलाइज करता है, देखो स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। तो दो चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें आप ये बस समझना होगा कि पीरियडिक प्रभाव जो होता है वो थोड़ा नेट दोनों के अपोजिट प्रभाव होते हैं। तो पीरियडिक प्रभाव प्रबल होता है इंडक्टिव इफेक्ट का, इसलिए ये जो होता है डीएक्टिवेट करता है सिस्टम को, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस की वजह से जो आप देखो ये आर्थोपैरा जो होती है स्थिति रहती है। कुल मिला के एक लाइन में क्रियाशीलता जो होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा, और जो ओरिएंटेशन होता है जिसको हम कह रहे हैं कि आर्थोपैरा जा रहा है वो रेजोनेंस के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। आइए कुछ प्रश्न इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछा हुआ है, कौन सा SN2 अभिक्रिया देता है, अधिक तीव्रता से देगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें 1 2 3 प्रश्न दिए हैं। तो SN2 से याद आया होगा आपको कि प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फर्स्ट डिग्री, फिर सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। पहचानने के लिए भी मैंने आपको बताया था जो पहला क्लास हमारा था, देखो Br यहाँ पर जिस कार्बन से लगा उससे एक कार्बन, ये प्राइमरी है, लेकिन यहाँ Br जिस कार्बन से लगा है उससे वो कार्बन 2 कार्बन से लगा, तो ये सेकेंड डिग्री है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये हैलाइड फर्स्ट डिग्री का, ये सेकेंड डिग्री का। तो SN2 किसकी तेज होगी, SN2 अभिक्रिया किसका फास्ट होगा, ऑब्वियसली इस पहले वाले का। दूसरा देखो, ये देखो देखने से लग रहा है सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, क्योंकि Br जिस कार्बन से लगा है उससे 2 कार्बन लगे। और ये थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे Br जिस कार्बन से लगा है वो 3 मेथिल से लगा है, इसलिए थर्ड डिग्री है। तो दोनों में किसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, जिसका डिग्री कम होगा, ठीक है, सेकेंड डिग्री। तीसरे प्रश्न में देखो ये फर्स्ट डिग्री है, ठीक है, और यह भी फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि देखो जहाँ Br जिस कार्बन से लगा उससे एक ही कार्बन लगा है। लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि आप देखो ये जहाँ Br लगता है उसको अल्फ़ा कहते हैं, बीटा, और फिर आगे चले जाओगे गामा, यक्स को भी उसी तरह कर दो, ये अल्फ़ा ये बीटा। तो देखो बीटा कार्बन पे यहाँ पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है जो एक अतिरिक्त जो कह सकते हो स्टीरिक इफेक्ट देगा, क्राउड इन्वायरमेंट देगा आने वाले नाभिक रागी के लिए, जिसकी वजह से इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। अर्थात दोनों ही प्राइमरी हैं, लेकिन हम एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए जो क्रियात्मक कह सकते हो लगे हुए जो सब्स्टिट्यूएंट है एल्काइल समूह हैं उनकी जो उपस्थिति है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो होगा आपका पहला वाला वो SN2 रिएक्शन अधिक देता है। आते हैं हम लोग 10.8 में, कौन सा SN1 फास्ट देगा। देखो थर्ड डिग्री SN1 फास्ट देता है, इसमें आर्डर आप जान रहे हो 3 2 1, ठीक। तो 3 में कौन सा है, ये देखो 3 डिग्री है, साफ दिख रहा है, पहले वाले का होगा, क्योंकि Cl जिस कार्बन से लगा है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये सेकेंड डिग्री है। अब देखो इन दोनों में कौन सा SN1 के लिए फास्ट होगा, तो ये देखो ये सेकेंड डिग्री है, तो ये फास्ट होगा क्योंकि ये प्राइमरी है, ठीक है। ये भी 10.9 भी आप देख लो, कुछ क्वेश्चन इसमें से भी ये इसमें आपको पता करना है कि अभिक्रिया क्या बनेगी। तो देखो ये एल्किल हैलाइड आप मैग्नीशियम देख रहे हो, शुष्क ईथर देख रहे हो, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बनता है। मैग्नीशियम को आपको बीच में लगा देना है, कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का अभिक्रिया बनेगा, मीन्स उत्पाद MgBr, ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेशन होगा,
और जैसा आगे अभिक्रिया दिया हुआ है कि जल डाल देना है, तो जल डालने पे क्या होता है, बिग टर्न हो जाता है, बताया था मैंने। यहाँ जल डाल दोगे तो जल का H इधर लग जाएगा और OH माइनस उस साइड लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइक्लोहेक्सेन जो होता है बाहर आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो ये भी सब अभिक्रियाएँ आप कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे आक्रमण करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा यहाँ पे RMgBr, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और फिर उसमें D2O डाल देना है। ठीक, D2O डालोगे तो फिर से वही बात होगी, जब हाइड्रोजन लगाते थे वहाँ D लगा देना है। तो ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप प्रैक्टिस करके कर लेंगे। नहीं आएगा तो नीचे आप जो है कमेंट में आप लिख के इसको भेजें, इसको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं, जैसा आपको मैंने बताया था, इसमें एक पहले वुड्स रिएक्शन होता है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्काइल सिस्टम होते हैं, 2 मोल्स एल्काइल हैलाइड यदि सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो जब एल्काइल हैलाइड सिस्टम आप लेते हैं ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल के साथ, उसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये देखो निकल जाएगा और R आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है वुड्स फिटिंग में, इसमें देखो एक एरोमेटिक हैलाइड लेना होगा और एक एलिफैटिक हैलाइड, या हम दूसरे शब्दों में कहें आप हैलोएरीन और हैलो एल्केन का सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो उस अभिक्रिया को हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, वही जैसे सेम कॉन्सेप्ट है, यक्स यहाँ N और यहाँ से यक्स आप निकाल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, R बचेगा, वो R रिंग पर चला जाएगा। मतलब आप देखो इस तरह का आप हाइड्रोकार्बन बनाओगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और फिटिंग रिएक्शन भी आप देख लो। फिटिंग रिएक्शन जो होता है आप सिंगल रिएक्शन के कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट का ये रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैलोएरीन लिया जाता है सोडियम के साथ, ठीक है, और 2 मोल क्योंकि लिया गया है। तो आप देखो इसको जब आप निकालोगे दोनों को लिख के सामने, तो देखो इस तरह से यक्स N और यक्स, जब आप ऐसे निकालोगे तो आप देखोगे कि ये निकल जाएंगे और ये दोनों फेनिल जो बेंजीन समूह कह सकते हो ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखो डाई फेनिल बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है डाई फेनिल बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।